नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज झारखंड में पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग अभी जारी है। 3 बजे तक करीब 60% वोट जो है वो पड़ चुके हैं। पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों में बाहर जो है लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी। पहले चरण में कुल मिला के 683 उम्मीदवारों का जो किस्मत है उसका फैसला होना है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा समेत कई दिग्गज जो हैं पहले चरण में उनके ऊपर जो मतदाता हैं अपना फैसला दे रहे हैं। 43 सीटों में से 17 सामान्य सीटें हैं, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 के चुनाव में इनमें से 25 सीटों पर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के गठबंधन को जीत हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 13 सीटें आई थी। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। भाजपा गठबंधन जो है ना, उसी का जीत है, विजय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, मुद्दा तो ही है, झारखंड क्षेत्र में सबसे अहम मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ, बेरोजगार जो बहाली नहीं हो पाया, सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ इरिगेशन का काम नहीं बढ़ा पाया, बेरोजगार को रोजगार नहीं, और राज्य में सिर्फ भ्रष्टाचारी, ये सब तो बड़ा मुद्दा है। हाँ, महिला सुरक्षा मेरी प्रायोरिटी रहेगी। भी लगातार काम कर रही हूँ। हर दिन महिला मुद्दों पर मैं महिलाओं को तरह तरह की परेशानियों से बचाने का काम करती हूँ। आने वाले समय में भी करूँगी और हर एक क्लास के लिए काम करूँगी। हर एक जैसे बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, बच्चियों के लिए, हर एक के लिए कि मतदान निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कीमती है। वहीं एक तरफ झारखंड में पहले चरण का चुनाव हो रहा है तो दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी चरम पर है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में साराठ विधानसभा में पहुंचे, जहां पे उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने आपका रोजगार और जमीन छीन ली है। कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इनके पिताजी जब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा थे, आज जो राजकुमार है ना, उनके पिताजी, तब ही उन्होंने आरक्षण हटाने का ऐलान कर दिया था और तब से आज तक कांग्रेस को कभी भी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में माता, बहनों, बेटियों का स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां हमारी एक बेटी, हमारी बहन को कांग्रेस के नेता गाली देते हैं, बद्दी बद्दी गालियां देते हैं। बहन सीता सोरेन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहां से? वो जानते हैं कि जेएमएम को
आदिवासी बेटी के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की अगर बात करें, वहाँ पर भी इस वक्त उपचुनाव जो हैं वहाँ पर हो रहे हैं। इस बीच निर्दलीय उम्मीदवार ने एक बूथ के अंदर एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को पीट दिया। दरअसल नरेश मीणा मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब प्रशासन और पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने एसडीएम को एक चाटा जड़ दिया। इसके बाद नरेश मीणा को मतदान केंद्र से बाहर कर दिया गया। नरेश मीणा का आरोप है कि ईवीएम में उनके चुनाव चिन्ह को काफ़ी हल्का कर दिया है। लेकिन इस घटना के बाद अधिकारियों ने नाराज़गी जो है वो जताई है। वहीं थप्पड़ मारने वाले उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए बात पंजाब की करते हैं, जहां पर यूनिवर्सिटी में वीसी के घर का घेराव किया जा रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद छात्र पिछले एक माह से सीनेट चुनावों की मांग को लेकर जो वीसी है उसके ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यूनिवर्सिटी पहुंचे, जिसको लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में सुरक्षा चाक चौबंद करी गई और काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। गुरप्रीत सिंह चीना हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, क्या पूरा मामला है और लाठीचार्ज की नौबत क्यों आ गई? देखिए, पिछले लगभग एक महीने से लगातार जो स्टूडेंट एसोसिएशंस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है। उनका कहना है कि सेनेट के जो इलेक्शन होते हैं, एक सेनेट एक बॉडी है यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सभी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को मद्देनज़र रखती है और उसके बाद स्टूडेंट्स को उन जो भी मुद्दे होते हैं उनका कहीं ना कहीं कोई हल करती है। उसकी इलेक्शन 31 अक्टूबर को होनी थी, जो डिले की जा रही है। इस बात को लेके लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और आज जब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मार्च करने की कोशिश की, वीसी का जो वाइस चांसलर है यहाँ के, उनके रेजिडेंस का घेराव करने की कोशिश की। उस समय पुलिस ने पहले उनको रोकने की कोशिश की, उसके बाद लाठी चार्ज किया गया, जिस लाठी चार्ज में कई जो वहाँ के स्टूडेंट है वो वहाँ पे इंजर्ड हो गए। उनको जो लोकल हॉस्पिटल है उसमें ट्रीटमेंट दिलाया जा रहा है। और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब में, कांग्रेस हो, अकाली दल हो और आज तो जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है स्टूडेंट्स रिलेटेड मुद्दा है और इस मुद्दे को लेके लगातार जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज जब वो वाइस चांसलर का रेजिडेंस का घेराव करने जा रहे थे उस समय लाठीचार्ज किया गया। ये देखते हैं कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी इस मसले का हल करती है, जहाँ जो मांग की जा रही है स्टूडेंट द्वारा के जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है उन्होंने आज एक पत्र भी लिखा है जिसमें कहा है कि ये सेनेट की इलेक्शन जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज़ को लगातार डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं इस सेनेट इलेक्शन की मदद होती है ताकि वो अपने जो लोकल मुद्दे हैं वो डिस्कस कर सके। आइए देखते हैं क्या पंजाब यूनिवर्सिटी इस बात का कोई मुद्दा हल कर सकती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरप्रीत सिंह चीना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा में सिरसा की, जहां पर किसानों ने डीएपी खाद की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया है। किसानों ने कृषि विभाग पर खाद नहीं उपलब्ध करवाने के आरोप लगाए हैं। रोड जाम होने की वजह से घंटों तक लोग वहां पर फंसे रहे। जाम की सूचना मिलने के बाद कृषि विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश भी की। किसानों को समझाने में अभी तक कम से कम वो सफल नहीं हुए हैं। जमकर वहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं और किसानों के बीच में बहस भी हुई। सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर शिकंजा कसा है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक विज्ञापनों में पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी और गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगेगी। इस मामले में 45 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भी भेजा गया है। चलिए, तो क्या इस तरीके के विज्ञापन होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं? क्या इसमें अब बदलाव आएंगे? हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हिमांशु, अखबार खोलिए और आपको रोज सुबह अनेकों कोचिंग सेंटर में एक जैसे चेहरे दिखाई पड़ते हैं जो सब ये दावा करते हैं कि ये सब जो टॉपर्स हैं ये हमारे कोचिंग सेंटर से निकले हैं। तो किस तरीके के विज्ञापनों पे और रोक लगेगी, क्या क्या नई गाइडलाइंस हैं? देखिए, बहुत सारी शिकायतें जो हैं वो उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास आई थी कोचिंग सेंटर्स के कामकाज करने को लेकर, और विशेषकर जो भ्रामक विज्ञापन पब्लिश किए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न में भी कई जगहों पर इसे दिखाया जाता है। तो बहुत सारी शिकायतें थीं, बहुत सारे छात्रों की शिकायत थी कि उनकी तस्वीर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने छाप दी जबकि वो कभी भी उस कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ा नहीं था। तो इस शिकायतों के बाद जब ये शिकायतें बढ़ने लगीं तो पहले विभाग ने अपने स्तर पर कार्रवाई की और 45 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी किया गया। लेकिन उसके बाद ये सोचा गया कि बेहतर होगा कि पूरे देश में जो कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हों या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम के लिए जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन जारी करना अब बेहद ज़रूरी हो गया देश में। और इसको देखते हुए ही आज फाइनली स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ये गाइडलाइन जारी किया गया है। और इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन पब्लिश करना चाहता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो उसे बहुत ही पारदर्शिता बरतनी होगी। अगर आप किसी भी छात्र के बारे में जानकारी पब्लिश करना चाहते हैं तो उसकी मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी होगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आपने एक सीमित नंबर के छात्रों का इंटरव्यू किया है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए और किसी एक परीक्षा में जितने स्टूडेंट्स ने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से उस परीक्षा को पास किया है उसकी जानकारी ही आपको पब्लिश करनी होगी, और ऐसा नहीं करने पर बहुत सख्त पेनल्टी का प्रावधान इसमें लगाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कुछ छात्रों की ये शिकायत थी कि 6 कोचिंग सेंटर्स ने उन पर अपना दावा किया था कि उसने उनके यहाँ पढ़ाई करके एक परीक्षा को पास किया था, और इस तरह की शिकायतें को देखते हुए ये फैसला किया गया है। और अब इसमें ये कहा गया है गाइडलाइन में कि किसी भी छात्र का फ़ोटो देने से पहले कैंडिडेट की लिखित में मंजूरी लेनी अनिवार्य मानी जाएगी अब से, और अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन शुरू किया था उस पर जो उन्हें अब तक शिकायतें मिली हैं छात्रों से, कई जगह उन्होंने पेमेंट्स किया लेकिन उसकी पेमेंट उन्हें वापस नहीं किया गया। जब उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना नाम कटवा लिया तो उनको पेमेंट भी वापस कराया गया। तो बहुत सारी अनियमितताएं थीं और इसलिए ये सख्त गाइडलाइन जारी किए गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सहयोगी हिमांशु इस पर जानकारी देते हुए। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर ब्रेक लगा दी है। बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई है बुलडोज़र की उसे अवैध करार दिया है और असंवैधानिक भी बताया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बुलडोज़र एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सज़ा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस अब तय की हैं इस पूरे मामले में, वो ज़रा आपको बता देते हैं। अवैध बुलडोज़र कार्रवाई असंवैधानिक और दुर्भावनापूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। आरोपी या दोषी होना संपत्ति गिराने का आधार नहीं हो सकता है। तोड़फोड़ अवैध तो संपत्ति को पुनः स्थापित जो है वो करना होगा। कानून का उल्लंघन सिद्ध होने पर ही तोड़फोड़ हो। अधिकारी को बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है। तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित समय देना होगा। उचित नोटिस होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। उचित फोरम में तोड़फोड़ के आदेश को चुनौती देने का समय भी दिया जाना चाहिए। पंजीकृत पोस्ट के जरिए नोटिस को भेजा जाए। तोड़फोड़ के कार्रवाई को डिजिटल रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाए। अनधिकृत निर्माण साबित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उचित समय दिया जाए। सड़क पर महिलाओं और बच्चों को देखना सुखद तस्वीर नहीं हो सकती। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। भूमि, जल निकाय, वन भूमि पर अतिक्रमण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर अवमानना की कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी कि जो एक सुप्रीम कोर्ट ने जो कम से कम खास तौर से भाजपा शासित राज्यों में जो यूपी से शुरू हुआ, जो बुलडोज़र को एक
बिल्कुल इंस्टेंट जस्टिस के तौर पर, न्याय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, उस पर बिल्कुल ब्रेक लगा दिए। एमआर शमशाद जो हैं वरिष्ठ वकील हैं, उनसे हमारे सहयोगी आशीष ने बात की, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर में जो पहिया था बुलडोजर का उसको पंचर कर दिया है। हमारे साथ एमआर शमशाद साहब हैं जो ऐसी याचिका लेकर अक्सर आते हैं और वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। सर, इस फैसले को हम किस वजह से हम इसे लैंडमार्क फैसला मानेंगे? इस फैसले को लैंडमार्क फैसला इसलिए मानना ज़रूरी है कि जो कई सालों से जो बुलडोज़र रातों रात किसी के घर को जाकर तोड़ देता था, उस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है हिंदुस्तान के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में कि कानून क्या है हिंदुस्तान का, संविधान क्या कहता है और उस संविधान में एक किसी के घर की क्या अहमियत है। उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है इस फैसले में और कहा है कि इस घर से हर इंसान का एक होप, एस्पिरेशंस और फ्यूचर जुड़ा हुआ है। किसी एक इंसान के किसी क्राइम में सस्पेक्ट होने से या कॉन्विक्ट होने से आप घर को इस तरह नहीं तोड़ सकते। घर को तोड़ने का एक अलग कानून है। उस कानून की प्रक्रिया को आप जब तक सही स्पिरिट में फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप घर को टच नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ पावर को लेके बहुत हम कहेंगे कि अहम फैसला इन्होंने जो दिया है उसमें साइट किया है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। तो और कहा भी है कि न्यायपालिका की जगह कार्यपालिका नहीं ले सकती। कौन व्यक्ति दोषी है या नहीं है, ये फैसला सिर्फ न्यायपालिका करेगी, अदालतें करेंगी। देखिए, किसी डेमोक्रेसी को काम करने के लिए न्यायपालिका के काम को आप ना हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको ले सकते हैं। यहाँ क्या हुआ कि आपने फैसला किया और सुबह में घर तोड़ दिया, तो जब वो मामला कोर्ट में जाता तब उस पर ये फैसला होता कि जो एग्जीक्यूटिव ने फैसला किया है वो सही था या गलत था। तो इस बैकग्राउंड में कोर्ट ने कहा है कि आप अपना काम ज़रूर करिए, जो एग्जीक्यूटिव्स को पावर है, लेकिन आप इस तरह मत करिए कि अदालत को आप बाईपास कर दें। और तीसरी बात शमशाद साहब एक और अहम है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की बात न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने की है बल्कि तय भी कर दी है कि अफसरों को कंटेम्प्ट भी फेस करना पड़ेगा, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी होगा, मुकदमा भी चलेगा और साथ साथ अपनी जेब से उनको वो खर्च भी देना पड़ेगा। ये पहली बार डीके बसु में हुआ था और बहस के दौरान हम लोगों ने ये पॉइंट आउट भी किया था। मैं बहुत खुश हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया है, एक्सेप्ट किया है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सिस्टम की है वो अकाउंटेबिलिटी की है। कोई अगर कुछ कर देता है जो बाद में गलत साबित हो जाता है, इलीगल माना जाता है, उसके बाद फिर उन ऑफिसर्स से कुछ पूछा नहीं जाता कि आपने जो ये गलत किया उसकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी क्या है। इस फैसले में जो दो बात हुई है कि उसकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी और सिर्फ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी मॉनेटरी कॉन्सेप्ट में नहीं या डिपार्टमेंटल सर्विस एस्पेक्ट में नहीं, बल्कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ज़रूरी भी था। नवंबर में सर्दियों की दस्तक तो कम से कम अभी तक पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पोल्यूशन से जिस तरीके का आज फॉग आपको बाहर दिखाई पड़ा, कोहरा जो आपको दिखाई पड़ा, वो ज़रूर चिंताजनक है। अगर मेरी तरह आपका भी गला ख़राब है और आप लगातार खांसी और गले की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उसमें प्रदूषण आपको ठीक होने में कितनी ज़्यादा बाधा प्रस्तुत कर रहा है, ये तस्वीरें ज़रा आपको बताएंगी। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। आज सुबह सूरज देखना मुश्किल हो गया, कई जगहों पर धुंध की चादर छाई रही। दिल्ली में जो औसत AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 344 रहा। वहीं आयानगर में 400 के पार दर्ज किया गया। लेकिन ऐसे माहौल में भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये एक तरह से उनकी सेहत से खिलवाड़ है। पर पढ़ाई का मामला है तो क्या रास्ता निकल सकता है? क्या पहले के कुछ बरसों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए? क्या बच्चों को, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं बच्चों को और ख़ास तौर से बुज़ुर्ग लोग जो हैं, बीमार लोग जो हैं, उनके लिए तो और बड़ी परेशानी ये प्रदूषण बन के आता है।
तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और फ़ोन लाइन पर भी कुछ कॉलर्स जुड़ेंगे। आपसे दरखास्त है, जो नंबर हम इस समय अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कितनी चिंता है इसको लेकर, आप हमारे फ़ोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपना परेशानी कम से कम सुना सकते हैं। और उम्मीद हम यही करेंगे कि सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार जो है, दिल्ली की सरकार जो है, वो मिलकर ज़रा बचाने की कोशिश करे, क्योंकि ये धुआं जो है, ये पोल्यूशन जो है, ये हम सब के लिए काफ़ी हानिकारक है। हमारे साथ डॉक्टर अंजलि हुडा भी जुड़ रही हैं, आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हुडा, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा, मैं कम से कम पिछले 10 दिनों से काफ़ी परेशान हूँ, मेरा गला ख़राब है और ये जो पोल्यूशन है शायद ठीक होने में कोई मदद तो नहीं कर रहा है, बल्कि बाधा पहुँचा रहा है। तो ऐसे ही और भी लोग परेशान होंगे, आपके पास केसेस भी बढ़ गए होंगे, तो प्रदूषण को लेकर क्या क्या परेशानियां लेकर लोग आपके पास आ रहे हैं? प्रदूषण को लेकर सबसे ज्यादा तो आता है खांसी, एलर्जीज और गले में एक पोस्ट नेजल ड्रिप जैसे एक बलगम सा रहता है पेशेंट्स के अंदर, और वो कॉन्स्टेंटली उनको बॉदर करता है, उनको बोलने में तकलीफ करता है, सांस लेने में तकलीफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जैसे अगर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या कोई घर का काम करते हुए काम करने में तकलीफ हो रही है, स्पेशली ओल्ड लोग जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, उनमें बेसिक एक्टिविटी करने में ही जो सांस की तकलीफ है वो बहुत देखने में आ रही है अभी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, बनी रही है हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक हैं तिवारी साहब दिल्ली से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले जो अब सुबह की जो एक्टिविटीज़ है, कितना परेशान करने वाली ये घटना है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके परिवार में भी इस तरह के बच्चे होंगे, तो आप क्या परेशानी इस वक्त झेलनी पड़ रही है? सर सुबह में सर नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, और एनडीटीवी को सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुद्दे पे सर बात कर रहे हैं आप। सर मेरे बच्चे बहुत ही स्मॉल किड्स हैं और वो मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं। आज सुबह में जैसे हम 6 बजे उनका स्कूल का बस आता है तो हम जा रहे तो बिल्कुल मतलब एकदम अंधेरा सा छाया हुआ था और ये बिल्कुल जैसे फॉग जैसे लगता है वैसे। सर देखिए, एक तो बहुत बड़ा इशू है ये सर। 130-150 हमारा आईक्यू लेवल होना चाहिए सर। अभी मैं गोल मार्केट में हूँ सर जी, और यहाँ पर 430 लेवल का आईक्यू है सर। तो ये तो सर मतलब बहुत ही हमारे लिए जैसे है मतलब भयानक स्थिति बनी हुई है सर दिल्ली की। बिल्कुल इमरजेंसी वाली स्थिति बनी हुई है सर। ये सरकार को इसके बारे में सर कदम उठाने चाहिए। और मैं तो सर एक आम नागरिक हूँ दिल्ली का जी। मैं सर पटेल नगर में रहता हूँ जी। मैं तो सरकार से अपेक्षा करूंगा कि बच्चों का ऑनलाइन क्लास करें, क्योंकि ये जो समस्या है सर, ये एक समस्या 1-2 दिन का नहीं है। बिल्कुल, और ये हम लोग कई सालों से ये देखते आ रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस का एक ऑप्शन इस वक्त होना चाहिए। बिल्कुल इमरजेंसी वाली सिचुएशन है और बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एनडीटीवी पर अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर हुडा, इसी पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। बच्चों पर खास तौर से स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो अब आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बाहर की जो प्रेयर्स है वो भी उनके लिए खतरनाक है। तो कितना असर पड़ता है छोटे बच्चों पर खास तौर से इस तरह की हवा में सांस लेने से? नहीं, बच्चों पे तो बहुत असर पड़ता है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है अभी, और उनके जो इम्यून सिस्टम है, जो सांस वाला इम्यून सिस्टम है, वो भी नहीं डेवलप हुआ, तो उनको तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। और उनको इन्फेक्शन ही नहीं, ये जो टॉक्सिन्स हैं उनको आगे जाके तंग करेंगे। अभी तो सिर्फ सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम होगी, आगे जाके कैंसर में भी बदल सकता है। तो ये इतना पोल्यूशन होना, बच्चों को स्कूल तो भेजना ही नहीं चाहिए। और सरकार को ऑनलाइन स्कूल और बेसिक जो आपके एयर फिल्टर्स हैं वो इंस्टॉलेशन एक कम दाम पे हर स्कूल में इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और घरों में भी जो हमारे फिल्टर्स हैं जो मिलते हैं बाजार में, उनको भी उनका रेट इतना कम कर देना चाहिए कि एक आम आदमी उनको अफोर्ड कर सके। नहीं तो बहुत महंगे हो जाते हैं ये फिल्टर लगाना, और फिल्टर बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर नहीं जाके भी घर में भी पोल्यूशन रहता है। अगर फिल्टर लगाएंगे तो फिर घर में तो कम से कम राहत मिलेगी। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस की, जैसे आप भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर भी दिल्ली से। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणवीर नोएडा से जुड़ रहे हैं, एनसीआर रीजन से ही हैं। रणवीर, अब हवा जो पोल्यूशन है वो तो दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर देखती नहीं है, तो आज सुबह का जो और अभी तक माहौल जिस तरीके का बाहर बना हुआ है, कितनी चिंता की है आपको इस वक्त अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और आप क्या चाहेंगे कि सरकार करे इस वक्त?
जी, मेरा कहना है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे पोते हैं, सभी के लिए पूरी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब से आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इसी के बारे में इस स्कूल में ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए। आपको भी लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए? बच्चों के लिए बड़ा मसला है ये। डॉक्टर हुड्डा, जैसे आपने बताया कि रणवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात एनडीटीवी पर रखने के लिए, कि बच्चों के लिए उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा होता है, आगे जाके और भी बड़ी परेशानियां इसमें हो सकती हैं। कई ऐसी स्टडीज़ आई हैं जो बताती हैं कि दिल्ली के अंदर या इतने पोल्यूशन में रहने वाली जो जगह हैं, वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो आपकी उम्र जो है 5 से 15 साल तक कम हो सकती है। तो ये जो एक हेल्थ इमरजेंसी बनी हुई है, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो इस तरह की क्या मतलब बड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल है ये कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप कुछ कर सकते नहीं है, सरकार की तरफ आप तकते रहें, देखते रहें कि सरकार कुछ करेगी? नहीं, बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग माहौल ही नहीं, एक आपको बड़ी अंदर से वो खिंचाव महसूस होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे पेशेंट्स के लिए, किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज हर आदमी को अपने लिए ही देखना पड़ेगा। सरकार से उम्मीद लगाना सबका मन करता है, पर सरकार भी एक दायरे में रह सकती है और नहीं कर पाती। और ये पोल्यूशन भी सरकार के ये तो नेचुरल चीज है जो हो रही है हमारे साथ, लेकिन इसको कम करने का सरकार को और एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है इतनी ज्यादा चल रही है, आप देखिए ना कितना ज्यादा है, हर जगह पे काम ही चले जा रहा है, धूल मिट्टी। और ये पोल्यूशन हर सर्दी का है, ये थोड़ी आज ही इस सर्दी में है, लास्ट सर्दी भी ऐसी थी, उससे पहले भी ऐसी थी, और गंदा ही होते जा रहा है ना दिन पे दिन। अच्छा तो वो नहीं ये रहा। जो आप ठीक कह रही हैं, देखिए स्थितियां हमारी बनाई हुई है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे व्हीकुलर पोल्यूशन हो, चाहे पराली जलाने की बात हो। सुप्रीम कोर्ट अब कुछ दिनों से बड़ी सख्ती पटाखों के बारे में बात कर रहे थे। हम सबको ये बात समझनी होगी, सरकार को तो कदम उठाने ही होंगे, लेकिन हम सबको भी समझना होगा। आप जब बात करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए और इतना डर है, तो आपको भी समझना होगा कि हम लोग किस तरीके से अपना इसमें योगदान दे सकते हैं। हमारे साथ दरभंगा से एक व्यूअर इस वक्त जुड़ रहे हैं एनडीटीवी पर, कश्यप साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्यप साहब, दरभंगा बिहार में आप हैं, बिहार के अंदर भी अगर दिल्ली जैसी हालत नहीं होगी, लेकिन वहां पर भी बहुत अच्छी नहीं है एयर क्वालिटी, ये सभी के लिए एक बड़ी परेशानी की वजह बनी हुई है सर। जी सर, देश में भी बिहार का ये पॉल्यूशन में दूसरा तीसरा स्थान है दरभंगा का। ये बहुत बुरी बात है सर, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। बच्चे पे ज्यादा अक्सर देखने को मिल रहा है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई जो होता है अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में, जो बड़े कॉलेज होते हैं या संस्थान जो होते हैं वो बहुत दूरी पे होता है सर। इसके लिए गाड़ी की व्यवस्था या जो भी है समस्या है, अभी कोहरा घना कोहरा आएगा, इस कोहरे में बच्चे की पढ़ाई लिखाई चौपट होगी, इसीलिए सरकारी स्तर पे ऑनलाइन की पढ़ाई के लिए सुविधा होना जरूरी है। कश्यप साहब, आप क्या ग्रामीण इलाके में रहते हैं वहाँ पे? जी, हम लोग ग्रामीण इलाके। क्या गांव में भी ऐसा माना जाता है हरियाली ज्यादा होती है, पोल्यूशन थोड़ा कम होता है, प्रदूषण भी कम होगा, तो क्या वहां पर ऐसी स्थिति है या वहां पर भी प्रदूषण बहुत ज्यादा है, गांव में भी प्रदूषण ज्यादा है? यहाँ सर होता है क्या, यहाँ मवेशी उवेशी जो भी होता है या पुआल जो होता है, हम लोगों के जो फसल होते हैं जी, उसमें होता है क्या, जो पुआली जो है ना उसको काट के खेत में लगा दिया जाता है, इससे प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात है क्या, ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसे ईंट भट्टा लोग जो संचालन जो कर रहे हैं जी, अगल बगल में जो है अब ईंट भट्टा का जो है निर्माण शुरू हो गया है, इससे भी खास ज्यादा प्रदूषण होने की संभावना हो गई है। बिल्कुल, तो चाहे शहर हो या गांव हो, ये समस्या जो है सब जगह पर ही है। कश्यप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हुड्डा, आपने बताया कि कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस एक है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए भी, हम आपके लिए भी, अगर आप स्वस्थ हैं आपके लिए भी ये बड़ा परेशानी भरा समय रहता है। खास तौर से अगर आपको सुबह और शाम सैर करने की आदत है, एक्सरसाइज करने की आदत है, तो इस समय इतने पोल्यूशन में तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। बहुत खतरनाक है, सुबह सैर करने का तो मतलब ही नहीं है, ना ही निकलें। आपने घर में जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करिए, चाहे आप अंदर बैठ के साइकिल चलाइए या अंदर ही घर में ही वॉक करो। बाहर जाने का मतलब है आप सेहत को अच्छा नहीं कर रहे हो, आप और बुरा कर रहे हो, क्योंकि अगर वो जो पार्टिकल्स हैं आपके लंग्स में जाएंगे तो आपको हार्म ज्यादा हो रहा है, पर फायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे अगर आप स्वास्थ्य की कुछ लाभ आपको नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य की हानि जरूर हो रही है इतने पोल्यूशन में। अगर आप बाहर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और सुबह शाम तो पोल्यूशन और ज़्यादा रहता है, तो आपको वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमारे साथ भाटिया साहब जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। क्या कहना चाहेंगे सर,
कितनी परेशानी आपके बच्चों को, आपके परिवार को इस पोल्यूशन में हो रही है, और मैं ये भी समझना चाहूँगा सरकार के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं और आप क्या कर सकते हैं थोड़ा प्रदूषण कम हो। हाँ जी, वो ऐसा है जी, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन खाली बच्चों का स्कूल ही क्यों? ये तो सब कुछ थोड़ा बंद हम कर सकते हैं, सब कुछ तो चलता रहता है। तो बेटर तो यही है कि ये बच्चों का स्कूल भी चलने दें, क्योंकि घर में भी बच्चे बैठते नहीं हैं, वो पार्क वार्क में कहीं ना कहीं घूमने चल रहे होते हैं, तो पोल्यूशन तो हर जगह है। तो स्कूलों के ऊपर ही क्यों? और बच्चे आवारागर्द हो जाते हैं घर में बैठे बैठे और पेरेंट्स की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को घर बैठा नहीं सकते, उनको तो कहीं ना कहीं मूवमेंट करते ही हैं। बच्चे को कितनी देर बैठा लोगे आप? तो सिर्फ खाली स्ट्रेस स्कूल के ऊपर ही देना चाहिए, क्योंकि हर चीज जब चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, पोल्यूशन तो और कहीं से आ रहा है, स्कूलों से नहीं आ रहा, बच्चों से करने से नहीं आ रहा। इसलिए बच्चों को स्कूल कहीं प्रॉपर जो एजुकेशन का वे है वही करना चाहिए। ऑनलाइन से बहुत समस्या हल नहीं होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। तो आपको हर तरह के जो व्यूज़ हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। भाटिया साहब इस बात से परेशान है कि बच्चे अगर घर पे रहेंगे तो और परेशान करेंगे, रुकते हैं नहीं, बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए उन्हें लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए, प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिश होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे 2-3 प्रिकॉशन जो हम ले सकते हैं, इतना प्रभाव है पोल्यूशन का, थोड़ा बहुत भी अगर हम अपने आप को बचा सकें, तो क्या इस वक्त मास्क, N95 मास्क पहनने का समय आ गया है? अगर घर से बाहर निकले, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? आपने ऑलरेडी बोल दिया, बहुत अच्छा बात बोला है। N95 मास्क फिर आपको इन पार्टिकल से आपको बचाता है, अंदर नहीं इनहेल करने देता। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन स्कूल नहीं करेंगे तो एयर फिल्टर आप घर पे लगा लीजिए। काफी सारी क्वालिटी और दाम में ये आते हैं, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से, आपके माध्यम के जैसे चैनल्स के थ्रू के इनके जो प्राइसेस है इनको थोड़ा अच्छे दामों पे बेचा जाए, क्योंकि एयर फिल्टर कई तो बहुत महंगे होते हैं। और एयर फिल्टर लगाने के अलावा आप अपने आप को अपना न्यूट्रिशन जो है, खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी खाने से भी बनती है। और अगर आप मतलब फ्रेश फ्रूट, प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। और जैसे फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं वो खा के रखें, क्योंकि विटामिन सी आपको बचाती है जी कोई भी टॉक्सिन जब आपकी बॉडी में आता है, चाहे वो सांस के थ्रू हो, चाहे खाने के थ्रू हो। जी, डॉक्टर साहब बने रहिए हमारे साथ नासिक से दिलीप साहब जुड़ रहे हैं। दिलीप साहब, आपके राष्ट्र में आपके राज्य में चुनाव चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये पोल्यूशन भी कोई मुद्दा है क्या लोगों के लिए, वोटर्स के लिए, या हम सिर्फ इस पे बात करते हैं, वोट नहीं डालते हैं इस पे? कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी पोल्यूशन के ऊपर ही कुछ बात करती है या नहीं करती है? कुछ भी नहीं करता, कोई बात नहीं करता है। कोई बात नहीं। बताइए सर, क्या समस्या, अब नासिक में भी इतनी पोल्यूशन की बड़ी समस्या है क्या? नहीं, कुछ भी इधर नहीं, कुछ। अच्छा, इधर कोई समस्या? तो आपको तो आप मतलब दिल्ली वालों को सांत्वना देने के लिए फोन कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, नहीं, हमें बच्चों से प्यार है। हाँ, चाहिए, बच्चों से प्यार है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखिए, ये भी झेलना पड़ेगा, दिल्ली के लोग इतने पोल्यूशन में रह रहे हैं, तो नासिक से लोग फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आबो हवा बहुत बढ़िया है। हमारे साथ रविंदर जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एनडीटीवी पे स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पे ले जाना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम औरों का भी हो जाना चाहिए, क्या क्या कदम इस वक्त उठाए जाने चाहिए? सर ये वर्क फॉर होम तो सबके लिए हो जाना चाहिए तकरीबन, क्योंकि और एक आप नहीं, अपनी जो दिल्ली की जो सड़कें हैं वे सुधरनी चाहिए सबसे पहले। हमारा पोल्यूशन खुद का बहुत है दिल्ली का, बिल्कुल, उसको आप पहले इनको कार्रवाई करवाए सरकार, और बच्चों के लिए थोड़ा सा वर्क फॉर होम हो जाए 2-4-10 दिन के लिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस टाइम जो है ना स्मोक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आज सुबह बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, अभी भी इस वक्त भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर आप अपनी ऐप, फोन पर भी अपनी ऐप पे देखेंगे तो आपको चलेगा पता कि दिल्ली और उसके आसपास, एनसीआर के आसपास का जो रीजन है उसमें 400 के आसपास पोल्यूशन जो है वो दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आप बता रही थी कि जैसे न्यूट्रिशियस फूड की भी कोशिश करनी चाहिए आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो किस तरह की चीज़ें इस वक्त लोगों को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए खाने की, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए?
देखिए, आप सर्दियों में ना बहुत सारे ये जो हरी सब्जियां आ जाती हैं, और वो एक रीजन से आती हैं क्योंकि आपको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए होती है सर्दियों में। और इन सारे हरी सब्जियां और जो भी जो फ्रूट आते हैं सब हमेशा सर्दियों में, जैसे संतरा आ जाता है तो विटामिन सी में बहुत रिच होता है ना, तो फिर वो इसीलिए सर्दियों में खाया जाता है। तो ये चीजें खानी चाहिए जो सीजनेबल आपके फल और फ्रूट है। और दूसरा जो अवॉइड करना चाहिए ये है प्रोसेस फूड, जैसे जंक फूड हो गया, तला हुआ खाना हो गया, ये अवॉइड बहुत जरूरी है, ये अवॉइड करना, बिकॉज इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ये सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज जिनको कहते हैं, ये सिर्फ वो है। तो खाना तो वही चाहिए जो अभी अवेलेबल है, वो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। अपने हमारी नेचर ने हमें बहुत अच्छा खाना दिया होता है सर्दियों में। जी डॉक्टर हुड्डा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जैसे इस वक्त जो अगर आपको कुछ शुरुआती लक्षण हैं, अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, तो क्या कुछ इस तरह की कोई दवाई है या नेज़ल स्प्रेज हैं, या क्या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हम घर पे कर सकते हैं, चाहे वो भाप लेना हो, जिससे कि आपका जो एयर पैसेज है वो थोड़ा ठीक रहे? देखिए, नेजल ड्रॉप्स वगैरह तो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, पर हाँ स्टीम लेना, भाप लेना, ये अच्छा रहता है, और सबके लिए अनिवार्य भी नहीं है। पर जिसको ये फील होता है कि मेरे गले में पीछे एक बलगम सा फील हो रहा है, तो वो एक भाप ले सकते हैं। और ओल्ड जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको तो ये भाप आई थिंक रोज दिन में 2-3 बार ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान नहीं होता है। और पानी चेंज कर करके भाप लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सेवी पानी में भाप लेते हैं, वो भी ठीक नहीं। तो या भाप लेना ठीक है। नेजल ड्रॉप्स वगैरह और ये सब सलाइन ड्रॉप्स वगैरह मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, देयर इज नो नीड फॉर दैट। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर जो हैं वो इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हिमराज साहब जुड़ रहे हैं इंद्रलोक से। हिमराज जी, आपके लिए भी सर उतनी परेशानी होगी जितनी बाकी लोगों के लिए। दिल्ली में इस वक्त भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पीक दिसंबर की सर्दी है और चारों तरफ कोहरा है, लेकिन ये सर्दी वाला कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन वाला स्मॉग है। पोल्यूशन वाला है जी, ये सर पोल्यूशन वाला कोहरा है। और मैं आपको बताऊं, इसकी बच्चों की नहीं है, टीचर भी तो इंसान है। टीचरों के बारे में भी सरकार नहीं सोचती। अगर सरकार टीचरों से भी ये कहे कि भाई ऑनलाइन क्लास कराओ, तो क्या दिक्कत है? सर आप भी टीचर हैं क्या? मैं टीचर नहीं हूँ। अच्छा, मैंने कहा आप तो आपको लगता है कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, और भी लोग जो है वो थोड़ा सड़कों पे कम आएंगे, अगर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाए तब भी चल जाएगा, ज्यादा बेहतर है? मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि दिल्ली के अंदर सभी को तंगी है इससे। जितनी भी दिल्ली की जनता है ना, सबको परेशानी है। आप देखिए क्या हालत बीत रहे हैं, सांस लेना भी दुबार हो रहा है। आप सवेरे सवेरे देखो, सवेरे मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे देखता हूँ कि कुछ नजर नहीं आता, इतना कोहरा नीचे। हेमराज जी, ऑड इवन के बारे में क्या ख्याल है आपका? ऑड इवन भी करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमराज जी कह रहे हैं कि सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं, टीचर्स के बारे में सोचिए, बाकी लोगों के बारे में भी सोचिए। वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाएं जो हैं वो लोगों को इस वक्त देनी चाहिए। थोड़ी गाड़ियां भी कम हो जाएंगी अगर लोग दफ्तर ना जाकर घर से अगर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे भाटिया साहब कह रहे थे, फिर बच्चे भी सब घर पे, उसकी अलग अपनी परेशानियां भाटिया साहब गिना रहे थे। डॉक्टर हुड्डा, मैं जाने से पहले आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो आपके पास पेशेंट्स जो हैं उसमें जंप कितना आता है? जैसे हमने देखा कि आरएमएल हॉस्पिटल जो है उसने एक विशेष यूनिट बनाया है, प्रदूषण के चलते जो लोग जिन्हें परेशानियां हैं वहां पर जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या वहां पर डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। तो क्या एक बड़ा आप हर साल देखती हैं, अपस्विंग देखती हैं इस वक्त में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो बढ़ जाते हैं? बिल्कुल बढ़ जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एलर्जीज, इतनी ज्यादा एलर्जीज और कॉफ, अननोन रीजन से कॉफ होना, ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। और जैसे नेजल एलर्जी जो है, नेजल बार बार साइनस एलर्जी जो है, ये बहुत कॉमन, ये बहुत बढ़ जाती है इस टाइम पे। और कितना भी कर लीजिए आप, कितनी दवाइयां देंगे, कितनी एंटी एलर्जिक देंगे, मतलब हमें फिर पेशेंट को प्रिवेंशन पे ही मोड़ना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि प्रिवेंशन की तरफ जाइए। और ऑफ कोर्स घर से निकलने का कम से कम रीजन होना चाहिए। आई थिंक कभी तो घर पे फिर नेक्स्ट, मतलब आई थिंक अगर अगले हफ्ता 10 दिन भी अगर घर पे बैठ जाए, जब तक ये होता नहीं है, फिर ये तो दोबारा आ जाएगा वैसे बाय द वे, लेकिन फिर भी थोड़े दिन तो आप निकलना कम कर सकते हैं। अगर जरूरत नहीं है तो घर से निकलने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए, मास्क पहन के घर से बाहर निकलिए, एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बचाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब की सेहत की बात की है। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैशाली गाजियाबाद से। आशीष, वहाँ पर भी वही हालात हैं जो दिल्ली में हालात होंगे। कितनी बड़ी परेशानी का सबब आपके लिए, आपके परिवार के लिए इस वक्त एयर पोल्यूशन बना हुआ है? थैंक यू अंकित जी फॉर टेकिंग अवर कॉल। बिल्कुल अंकित जी, सुबह मॉर्निंग में जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अंधेरे में छोड़ के आ रहे हैं बस पे। कुछ दिखता ही नहीं है बस के आगे। और ये हमेशा की हो गई समस्या। आप देख रहे हैं कि हर 3-4 सालों से लगातार ऐसी समस्या हो रही है। अब सरकारों को इसका कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट फार्मूला निकालना चाहिए कि कैसे इस पॉल्यूशन से निजात मिल सकती है। जैसे कि सेक्टर्स में पेड़ ज्यादा लगाए जाएं। जैसे घर के लिए होता है कि घर के लिए जब नक्शा पास होता है तो उसमें होता है कि हाँ भाई एक गाड़ी की पार्किंग होती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे इंतजाम किए जाए जो बड़ी सोसाइटीज बन रही है कि उसमें एक ग्रीन एरिया कंपलसरी किया जाए कि हाँ भाई इस कंपलसरी एक ग्रीन एरिया, इसमें छोटे पेड़ नहीं बड़े पेड़ लगाए जाए, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो पॉल्यूशन की रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा, जो अपने ये बन रहे हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनते हैं वाहनों के, ये जिसकी जो नॉर्म्स में नहीं भी आ रहे हैं उसके भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके बना दिए जाते हैं। तो ये सब इस पे रोकथाम गवर्नमेंट को लगानी होगी और ये स्ट्रिक्ट कदम उठाने होंगे। अभी क्या है कि अभी ये 2 महीने बाद चला जाएगा, फिर इस पे कोई बात नहीं करेगा। आशीष जी, आपको ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर छोड़ के कहीं और जाने की भी सोच रहे होंगे इस तरह के पोल्यूशन में अपने बच्चों को रखने से अच्छा है? सर ये तो वही हो गई ना कि आग लगी है तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊं, उसको उसका सोल्यूशन नहीं है। वी हैव, ऐसा तो नहीं है कि पूरी दिल्ली छोड़ के चली जाएगी कहीं। बिल्कुल, रहना है सबको यहाँ पे, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और ये सरकारों को ही निकालना पड़ेगा। सरकारों को भी निकालना पड़ेगा, हमें भी अपनी तरफ से थोड़े कदम उठाने चाहिए। हमें भी जहां तक अवॉइड कर सके, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे घर से बाहर ना निकलें, गाड़ी का थोड़ा इस्तेमाल कम करें, लेकिन मजबूरी ये है कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। आशीष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के। डॉक्टर हुड्डा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। थोड़ा अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, भाप ले सकते हैं तो लीजिए। सुबह और शाम का समय जो है उसमें एक्सरसाइज करने की सोचिए भी मत, अपने बच्चों को भी बाहर खेलने के लिए मत भेजिए। और मास्क लगाकर काफ़ी सारे इस तरह की हिदायतें हैं जो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ उम्मीद यही है कि इस इमरजेंसी को सरकारें भी इमरजेंसी की तरह लेंगे, राजनीति के लिए नहीं। छोटा सा ब्रेक लेने हैं, बने रहिए हमारे साथ।